माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे दो पूर्व साथियों श्री मोहन भाई पटेल और श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी जी के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री मोहन भाई पटेल 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के जूनागढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पटेल सरकारी आशासनों संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री मोहन भाई पटेल का निधन 5 मार्च 2021 को जूनागढ़ में 88 वर्ष की आयु में हुआ। श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी 13वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गांधी भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय में वर्ष 2003 से 2004 तक केंद्रीय राज्य मंत्री थे। एक योग्य सांसद श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति थे और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे। श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी का निधन 69 वर्ष की आयु में 17 मार्च 2021 को गुरुग्राम में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक सेकंड, तरफ एक चीज और, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत विकट है। हम निवेदन करना चाहते थे कि उस पर विषय उठाने की अनुमति दें। नोटिस दिए हुए लोगों ने 12 बजे के पास। ठीक है जी, जी नहीं 12 बजे के पास जीरो आवर में ले लेंगे 12 बजे। ठीक है, बैठिए बैठिए। देखिए माननीय सदस्यगण, हम सभी को जैसा पता है, बैठ जाइए कि हमारे सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हमारी सबकी ये प्रार्थना है कि वह बहुत शीघ्र पूरी तरीके से स्वस्थ हों और हमारे बीच में आकर के हमारे सदन का नेतृत्व करें। जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 361, प्रश्न संख्या 361, क्वेश्चन नंबर 361। माननीय मंत्री जी, पटल पर रख दिया जी। प्रथम पूरक प्रश्न। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष कोविड के पॉजिटिव होने के कारण उनका अनुपस्थिति में मैं आज प्रश्न पूछने जा रहा हूं और मैं शुभकामनाएं करता हूं कि ओम बिरला जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के अपने सदन का नेतृत्व करें। और आज विश्व जल दिवस भी है। जल के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत ही सकारात्मक कार्यक्रम भी लिया है। इस कारण विश्व जल दिवस के निमित्त सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आज खास करके बिहार के वासियों को बिहार दिवस के निमित्त उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरा प्रश्नों को काफी विस्तार से उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मेरा मूल प्रश्न से थोड़ा सा हट करके उनके पास जो आंकड़े थे उस आंकड़ों को लेकर के उन्होंने जवाब दिया है। फिर भी मैं एक दुख के साथ मैं मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जवाब में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कौशल्य के लिए जो उसको आरक्षण रहना था, उनके पास कोई उसका सुविधा नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उनका कोई उसको आधार नहीं बनाया है। मैं विनती करता हूं माननीय मंत्री जी को कि उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। मैं और एक माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि
प्रधानमंत्री कौशल योजना कई राज्यों के लिए आपने टारगेट फिक्स करते हैं, लेकिन वो टारगेट वो पूरा नहीं कर पाते। उसके मूल कारण उनका उदासीनता है और विशेष करके कोविड महामारी के समय में जो संदर्भ में 1 साल हुआ है कि आज युवाओं को कौशल्य तरबेती दे करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करके उनको एम्प्लॉयमेंट देने का जरूरी सरकार की भी है और समाज की भी है। इस कारण मैं माननीय मंत्री जी से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और कोविड महामारी के बाद आपने क्या ज्यादा से ज्यादा उसको ध्यान दिया और जोर दिया, यह मैं पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य खुबा जी की और माननीय सभापति जी की, लोकसभा अध्यक्ष जी की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना से अपने को जोड़ते हुए मैं माननीय सदस्य जी के जो माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाए हैं तो उनके प्रश्न में बल है, लेकिन मैं उनको और उनके आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है और उसके जितने उपक्रम हैं, जितने प्रयत्न हैं, वो बेसिकली SC, ST, OBC आर्थिक रूप से कमज़ोर वे लोग जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो कमज़ोर तबके में हैं, और पूरा हमारा जो तंत्र है कौशल्य का, चाहे वो PMKY योजना हो, चाहे ITI सेटअप हो, चाहे जन शिक्षण संस्थान हो, वो ज़्यादातर इन्हीं सेक्शंस पर फोकस करता है। और मैं ये भी तथ्य आपके माध्यम से सदन के और माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी माननीय मोदी सरकार ने इसमें एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की है कि 6वीं से ही वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया है। तो हमारा विभाग अब उस पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, और ये वे ही लोग होते हैं जो किन्हीं कारणों से अपनी पारिवारिक घरेलू परिस्थितियों के चलते वो स्कूल छोड़ देते हैं। उनमें वीकर सेक्शन और SC, SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के भी जो वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो हम इन पर फोकस कर रहे हैं और सारी कार्य योजनाएं उसी के हिसाब से बना रहे हैं। और कोविड में जो 5-6 जॉब रोल्स ज़्यादा आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे रिटेल आउट में असिस्टेंट के रूप में, मेसन के रूप में कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ग्रीन जॉब रोल्स में सफाई कर्मचारी के रूप में, और इस तरह के जो जॉब रोल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें हम इस समय इस PMKY 3 अभी हमने लॉन्च किया 15 जनवरी को, उस योजना में इस पर बल दे रहे हैं और आगे भी माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए इन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, इन्हें फोकस किया जाएगा। जी, दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, अभी जो जितने स्किल सेंटर्स इन्होंने खोल रखा है तो कहीं दूर दूर इलाके में है। मेरा विनंती है माननीय मंत्री जी से कि हर जिले के अंदर सभी स्किल कैटेगरी के लिए वहां पर अगर खोला गया तो स्थानीय जो अपना निरुद्योगी जो युवा है वो लोगों को वहां का सुविधा हो जाएगी। ये थोड़े से माननीय मंत्री जी मैं पूछना चाहता हूँ। जी माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी टीम ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में इसका गंभीरता से अध्ययन किया, और हम लोगों ने पहले ये देखा कि ये जो स्किलिंग इकोसिस्टम हमारा बना है अब तक का जो सफर, माननीय मोदी जी ने जब 2014 के बाद 15-16 में इसको लॉन्च किया, पहले ये कुछ डिपार्टमेंट का पार्ट था, लेकिन इसको स्किल मिनिस्ट्री दे करके उसको बहुत ज़्यादा महत्व जब दिया गया तो इसमें ये पाया गया कि हम आपूर्ति करते थे। हम दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेस रह करके, हमारे 37 सेक्टर स्किल काउंसिल हैं, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, तो वे जॉब रोल डिजाइन करते थे, हम नीचे भेजते थे। जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, उस चिंता को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को इस बार ज़्यादा बल दिया है कि डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियों को स्ट्रेंथन करेंगे। हम आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि माननीय सांसद गण की अध्यक्षता में होने वाली दिशा कमेटी में भी इस विषय को लेके गए हैं कि उसमें भी इस पर समीक्षा होगी, और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां स्किल गैप का स्टडी करेंगी और ऊपर का इकोसिस्टम दोनों लिंकअप करके जो क्षेत्रों में असंतुलन है, जो जिलों में कमियां हैं, उसमें हम ज़्यादा इसको करेंगे। अभी हाल में ये बताना चाहूँगा, कोरोना के पीरियड में जो उन्होंने कहा, हम अपने बजट से बचत करके 200 करोड़ रुपए के बजट से कोरोना पीरियड में जो 6 राज्य थे माइग्रेंट प्रभावित,
झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि, उनमें हमने अलग से इन लोगों को जॉब रोल्स में चिन्हित किए और 117 जिलों में हमने इसके लिए अलग से स्किलिंग कोर्स चलाए, जिससे माइग्रेंट को बहुत सपोर्ट मिला। और जो माइग्रेंट बैक हो गए माननीय सभापति जी, मैं उसमें भी मैं इस अवसर का उपयोग करते बताना चाहूँगा कि वहाँ हम लोगों ने इसको भी, उस पैसे को, और भी जो वीकर सेक्शन में रह गए हैं उन डीएम्स को करस्पॉन्डेंस किया कि उनको भी आप इस पर ट्रेनिंग दे करके उनको स्किल्ड करिए ताकि वे आगे रोजगार के अवसर, उद्यम के अवसर पा सकें। नहीं, आपके बाद में माननीय मंत्री से बाद में मिल लीजिएगा। श्री सुनील कुमार सिंह जी। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में देश में 248 जन शिक्षण संस्थान सक्रिय हैं। माननीय राज्य मंत्री जी ने लोकसभा में 1 जुलाई 2019 को एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि 83 नए जन शिक्षण संस्थान मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2020 में स्थापित करने की प्रक्रिया में थे। अभी मात्र 2021 समाप्त हो रहा है। 83 नए जेएसएस, जिसमें मेरे लोकसभा क्षेत्र में चतरा, लातेहार और पलामू सहित पूरे झारखंड में 14 जेएसएस खोलना था। एक तो वो कब तक खोले जाएंगे, और साथ ही कौशल भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2020-21 के घटक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में 2,20,000 तथा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल में 5,80,000 यानी कुल 8 लाख कैंडिडेट को मार्च 2021 तक प्रशिक्षण देना था। तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? सांसद जी के प्रश्न के माध्यम से उन्हें और सदन को बताना चाहूँगा कि इस समय इसमें ये जो उन्होंने अवसर दिया है, पहले ये जेएसएस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूंगा और माननीय सांसदगण को निवेदन भी करूंगा। पहले ये 1967 में श्रमिक विद्यापीठ के रूप में शुरू हुए थे। बाद में इसे माननीय अटल जी की सरकार ने इसको सन 2000 में एक विशेष महत्व दिया। इसको जन शिक्षण संस्थान, और खास करके स्लम एरिया, गरीब एरिया, वीकर एरिया, महिलाओं का, इन सब में फोकस करने के लिए, और उसकी संख्या बढ़ाई। माननीय मोदी जी की सरकार का विशेष अभिनंदन। इस दृष्टि में उन्होंने इसको बहुत आगे ले जाके 248 तक पहुंचाया और 83 नए जेएसएस खोलने का निर्णय लिया, ताकि ये जो जैसे ऐसे जो क्षेत्र जो अछूते छूट जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, पढ़ नहीं पाते, बस्तियों में है काम कर रहे हैं, उनके लिए तो उनमें और उसमें 83 जैसे जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मैं उनको बताना चाहूँगा। उनके गृह राज्य झारखंड में इस समय 3 जेएसएस कार्यरत है और 14 नए खुलने वाले हैं। माननीय सदस्य जी के क्षेत्र चतरा में भी है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि महीनों नहीं, कुछ ही दिनों की प्रगति में वह जेएसएस की स्वीकृतियां आपके बीच प्रोसेस में जारी होने वाली है। ये मैं आपको अवगत करना चाहूँगा। और माननीय सदन को यह भी इस प्रश्न के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोविड पीरियड में मैंने जेएसएस की उपयोगिता देखी और उससे इतनी सेवा किया जेएसएस ने कि हमारा मंत्रालय माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि इसे और देश में विस्तार दिया जाए। और माननीय सदन का ध्यान चाहूँगा कि माननीय सदस्य ये जो तबके हैं इस पर अपना भी ध्यान फोकस करें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा। डॉक्टर श्री जी रंजीत रेड्डी। Thank you very much, sir. Skill development is definitely the need of the hour because we have so many unemployed graduates in the country, along with we have employment opportunity also. The only connecting link is the skills, sir. So the way we have legal banking in other countries like Germany and Korea, why not we have a legal backing also for skill development in this country? Because the skill development, once it is legalized, we can definitely have the skill education as right to skill training, the way we have right to education. And third thing is, the skill development centers are put up in Mumbai, Ahmedabad and Kanpur. So we request you to please open this center in South India also, especially in Hyderabad, sir. Thank you. माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, इसमें केवल दक्षिण में भी कई जगह स्किल से जुड़ी संस्थाओं को फोकस किया गया है और राज्यों को यह आग्रह किया गया है
क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट एक प्रोत्साहन प्रोग्राम है और जो लोग विभिन्न अवसरों से वंचित हैं उनको इनपुट देके, ट्रेनिंग देके उनको रोजगार और उद्यम के लायक बनाने हेतु ये कार्यक्रम है। उसमें अनेक राज्यों ने आग्रह किया है कि हमारे राज्य को भी स्किल के इंस्टीट्यूशन से बनाए जाएं। उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि दक्षिण में हमारे जो इकोसिस्टम है, जैसे जेएसएस का विस्तार देना चाह रहे हैं, अभी आईटीआई सेटअप में हम लोगों ने ग्रेडिंग में पाया है कि जो हमारा स्किलिंग का एक सेटअप आईटीआई है उसमें दक्षिण के कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन अगर दक्षिण के राज्य और सरकारें इसमें आगे आएंगी तो हमारा मंत्रालय उसको गंभीरता से लेगा और उस पर विचार करेगा। प्रश्न संख्या 362 श्री उपेंद्र सिंह रावत जी। प्रश्न संख्या बोल दीजिए बस। प्रश्न संख्या 362 जी माननीय मंत्री जी। पहला सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति महोदय, लोकसभा अध्यक्ष जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्राचीन स्मारकों, प्राचीन किलों, प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए, विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अलग अलग नई सर्किल बनाने के लिए क्या कोई नई गाइडलाइन बनाई गई है? और इस नई गाइडलाइन में नई सर्किल योजना के अंतर्गत कौन कौन सी नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना है जिससे उनका वास्तविक स्वरूप भी बचा रहे और पर्यटन की दृष्टि से उनकी सुरक्षा, सौंदर्यता में अत्यधिक विकास हो? सभापति महोदय, जनपद बाराबंकी में कुछ प्राचीन धरोहरों, किलों, स्मारकों का समुचित रखरखाव किया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय संस्कृति मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही ये निवेदन करना चाहता हूं कि बाराबंकी में अभी भी महाभारत कालीन कई प्राचीन धरोहरें हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार अपने संरक्षण में लेकर उन्हें बचाने का कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे पारिजात वृक्ष जो महाभारत कालीन है, उसका व्यास आज की तारीख में 45 फीट चौड़ा है। लोधेश्वर महादेवा मंदिर ये भी महाभारत कालीन धरोहर है जिसका संरक्षण अभी राज्य सरकार के अधीन है। महोदय, लखनऊ में बिजली पासी का किला जो आज भी जीर्ण अवस्था में है, उसका भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। केंद्र सरकार उसको भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से संरक्षित करके इस किले को पर्यटकों के लिए विकास किए जाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, हो गया कुछ जी? प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न क्या है आपका? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इन पर्यटक स्थलों के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है? जी माननीय मंत्री जी। धन्यवाद सभापति जी। हमारे माननीय सदस्य ने 2-3 बातें की, एक तो प्रश्न से जुड़ी नहीं है, लेकिन 2-3 बातें मैं आपके माध्यम से सदन को और उनको कहना चाहता हूं। एक सामान्य प्रक्रिया है स्मारकों का और धरोहरों का संरक्षण जो एसआई करती है, लेकिन उन्होंने 2 बातों को उनने भी अपनी बात में कहा है कि कुछ राज्य सरकार के स्मारक हैं और वो चाहते हैं कि उसको भारत सरकार या एएसआई ले ले। अभी एएसआई ने एक अभियान शुरू किया है स्मारकों को फिर से रीलिस्ट करने का। अभी हमारे पास जो पंजीकृत स्मारक हैं उनकी संख्या लगभग 3,400 है, लेकिन हम भी मानते हैं कि देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो 1000 वर्ष पुराने हैं, पौराणिक काल के हैं, जिनके भारत सरकार की सूची में उनको स्थान नहीं है। हम लोग इसलिए एसआई ने तय किया है, तो मैं आपके माध्यम से उनको पहला तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, उन्होंने सर्किल की बात की है। इस प्रश्न का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में 2 नए सर्किलों का निर्माण हुआ है, एक बुंदेलखंड में झांसी एक महत्वपूर्ण स्थान है और दूसरा मेरठ। पहले मेरठ को लखनऊ जाना पड़ता था और झांसी के लोगों को भी लखनऊ जाना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि वो दूसरी बात भी मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ। तीसरा, उन्होंने जो कहा है कि बहुत सारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थान हैं, भारत सरकार पूरी तरह से उसकी चिंता करती है, लेकिन अगर राज्य सरकार का स्मारक है तो हमें राज्य सरकार की सहमति चाहिए।
लेकिन अभी जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें हमारा मानना ये है कि भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सारे स्मारक हों। जो राज्य सरकार अपने पास रखना चाहती है वो हमारी ही लिस्ट की 20 सूची में होगा, उस पर हमारा एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार की सूची में वो होगा। ये तैयारी भारत सरकार की है। बहुत दूसरा प्रश्न। तमाम पर्यटक स्थलों का में जो टिकट की व्यवस्था थी उसके बाद में जब खोले गए तो टिकट की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई कि पर्यटक जाएगा अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बनवाएगा और फिर अंदर प्रवेश पाएगा। मैंने 2 पर्यटक स्थलों को खुद देखा है, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। इसी के बाद जाने का मौका मिला तो वहाँ पर मैंने देखा कि पर्यटक सिर्फ 25% ऐसे पर्यटक हैं जो अपने मोबाइल से ई टिकट बना पाते हैं, ऑनलाइन टिकट बना पाते हैं। 75% पर्यटक ऐसे हैं जो वहाँ इधर उधर भटका करते हैं, ई टिकट अपना वो खुद नहीं बना पाते हैं। और परिणाम इसका ये होता है कि कुछ ऐसे लोग वहाँ पर लगे हुए हैं जो उनसे अनैतिक लाभ ले करके उनको अंदर प्रवेश कराते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या कोई व्यवस्था बनाई गई है कि ऐसे पर्यटकों के लिए उनका टिकट भी बन जाए और जो राजस्व की हानि हो रही, जो नुकसान हो रहा है, वो सरकार का नुकसान भी न हो, कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है? जी, मैं इस प्रश्न के लिए सभापति जी सदस्य का धन्यवाद करता हूं। प्रारंभ में ही ये समस्या जानकारी में आई थी और उसी समय दोनों विकल्प दे दिए गए थे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हम सारी चीजों को ऑनलाइन कर दें तो विदेशी पर्यटकों को, दूर से आने वाले पर्यटकों को इस सुविधा का लाभ होता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं और ये बात हमारे संज्ञान में आई थी। वो तत्काल ये कह दिया था कि जो टिकटिंग मॉन्यूमेंट है, जहां पर हमारे ऑनलाइन टिकट का प्रबंध है, वहां पर फिजिकली भी देने का काम करें और उसके बाद अगर कोई शिकायत मिलती है तो जरूर बताएंगे, तो मैं उसको ध्यान दूंगा। श्री रमेश विदुड़ी जी ठीक नहीं रहे। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Chairperson Sir. Chairperson Sir, the Archaeological Survey of India protects 3,686 monuments across the country. The ASI's budget has been slashed by 204.7 crores in the current fiscal. In 2020-21, it was 1246.70 crores. In 2021-22, it has come down to 1,042.63 crores. Chairperson Sir, in the year 2016-18, the Archaeological Survey of India spent 305 crores on building their headquarters in Delhi, while in the year 2017-18, they spent 206.55 crores on monument preservation. तो सीधी ये बात है सभापति महोदय, और मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ना तो एएसआई के पास वो कैपेसिटी है, ना मंशा है, ना बैंडविड्थ है कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसकी वो रक्षा कर सके। मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि भारत की एक बहुत ही फैली हुई संस्कृति है, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको संभालने की जरूरत है। तो मंत्री जी, आप क्यों नहीं हर संसदीय क्षेत्र में सांसदों के नेतृत्व में आप एक समिति क्यों नहीं गठन करते, जिसका ये उत्तरदायित्व हो कि उस संसदीय क्षेत्र में या उस जिले में लोकल रिसोर्सेज रेज करके एक ना एक मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए। इस तरह से अगले 3 वर्ष में शायद 543 जिलों में आपको 543 ऐसे मॉन्यूमेंट मिल जाएंगे जो पर्यटन का एक बहुत बड़ा साधन बनेंगे, उनकी प्रिजर्वेशन होगी, क्योंकि आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से तो ये काम होने वाला नहीं है। प्रश्न जी, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे लगता है कि वो दर्द देरी से बता रहे हैं। और एएसआई पर मुझे लगता है कि ऐसी संस्था है एएसआई जिसका देश और देश के बाहर अपनी प्रतिष्ठा है, और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस पर आपत्ति है। काम करने के तरीके पर बातचीतें हो सकती है, बजट पर्याप्त मात्रा में है, बजट में जितना उन्होंने उपयोग किया उसमें कभी कमी नहीं हुई, वो खुद भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। दूसरी बात है कि पुरातन एएसआई के पास में पर्यटन मंत्रालय अपने मदों से भी पैसा देता है। हम जो स्कीम लेकर आए हैं उसमें अपनी धरोहर अपनी पहचान
वो भी बाकायदा पिछले 4 वर्षों से चल रही है। जहां तक सवाल माननीय सदस्य ने कहा, सीधे इस प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए सदन को बताना चाहता हूं कि जिले के स्तर पर पुरातात्विक जो समिति होती है उसमें सांसद होता ही है, किसी के राज्य। अब उनके राज्य में शायद उनको नहीं बुलाया जाता होगा या वहां जानकारी नहीं होगी, ये अलग बात है। इसको हमें समिति बनाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार में, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, वहां पर जिले के स्तर पर एक पुरातत्व की समिति होती है जिसमें सांसद अनिवार्य रूप से सदस्य है। दिशा की बैठक में भी आप अगर कोई एएसआई का मॉन्यूमेंट है या कोई पुरातात्विक स्थान है तो उसकी जानकारी आप दिशा की बैठक में ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह है जहां से आप जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते। 363 श्री निहाल चंद चौहान। नहीं, प्लीज प्लीज, केवल 2 प्रश्न हुए हैं, थोड़ा होने दीजिए, प्लीज थोड़ा होने दीजिए। और बोलिए। नहीं, अगला प्रश्न बोला जा चुका है। अगला प्रश्न बोला जा चुका। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर में है। आज के भाव डीजल 93 रुपये 43 पैसे और पेट्रोल 101 रुपये। यानी राजस्थान में जयपुर और जोधपुर, हमारे श्री गंगानगर में जयपुर और जोधपुर से भी 2.5 रुपये डीजल और पेट्रोल महंगा है। मेरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से जुड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा में 10 रुपये राजस्थान से, यानी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से सस्ता डीजल है, राजस्थान में 10 रुपये महंगा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि क्या केंद्र सरकार इस फ्यूल को किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए या सब्सिडी देने का विचार रखती है, या फिर फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने का केंद्र सरकार विचार रखती है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, Sri Ganganagar receives the fuel through pipelines from Jaipur and Jodhpur. The cost there being different is something which has been worked out through a proper mechanism. The question was about how depots have been present or closed for various reasons, and Sri Ganganagar's depot has been closed even in 2010-11. So as a related question, if he is going to be asking about pricing because they are far-flung and because they are closer to Punjab, it's a totally different issue, sir. सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को, मेरे लोकसभा क्षेत्र के किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि 2.5 रुपये राजस्थान से ही महंगा और पंजाब से, हरियाणा से 10 रुपये महंगा। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि श्री हनुमानगढ़ में जो डिपो था HPCL का, वो 2010-11 में बंद कर दिया गया। वहां से बठिंडा मात्र 80 किलोमीटर दूर है। तो क्या गंगानगर और हनुमानगढ़ को आप बठिंडा डिपो से जोड़ने का विचार कर सकते हैं? क्योंकि पंजाब में एक्साइज ड्यूटी 16% है और राजस्थान में एक्साइज ड्यूटी 26% है, तो इसकी वजह से तेल और महंगा है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को क्या आप पंजाब से जोड़ने का विचार रखते हैं, या फिर वो जो हनुमानगढ़ में जो डिपो था उसको वापस चालू कराने का विचार रखते हैं क्या? क्योंकि वो डिपो है वो हनुमानगढ़ शहर से बाहर है। आपने जो प्रश्न के आंसर में लिखा है कि कुछ तकनीकी वजह से कई कारण उस डिपो को बंद किया, लेकिन वो डिपो तो शहर से बाहर है, तो उस डिपो को पुनः चालू करने का सरकार विचार रखती है क्या? Sir, 2-3 things will have to be clarified to the honorable member. Even if the connection is going to come from somewhere else, so long as it is the town, the city is within a particular state, the state's relevant taxation will be applied to them. They may be closer to a different state. They may, if logistically it is convenient, they can get a connection from Punjab, which the department will see whether it is feasible. But even if it is brought from there, the state's applicable rates will be applicable. So just because the neighboring state has a better or a different rate of tax, we cannot have that applied even if the
connection on logistics for the pipe and other things happen from there. That is one thing I want to clarify to the honorable member. The second thing about the Sri Ganganagar Hanumangarh depot being closed, it was closed because of several safety related issues. And even for the closure, before the closure, mitigating steps have been taken or not have been considered. And even after considering, it couldn't be kept open, and that is as far back as 2010-11. So reconsideration at the moment to open Ganganagar or Hanumangarh is not on. श्री ब्रजेंद्र सिंह जी Sir, Ambala Oil Terminal has been shut down for all practical purposes. Only the aviation turbine fuel is functional now, and all the business has been shifted to Una, Jalandhar and Sangrur. Ambala is a very strategically and conveniently located station, and it catered to civilian and armed forces requirements. And importantly, it's a pipeline terminal, not fed by rail or road. And thousands of livelihoods have been affected, which were dependent on this terminal. Is the government planning to reconsider shutting down this very important terminal? Thank you. There is nothing before us, sir. So, question number 364, Shri Prajwal Revanna ji. Honorable Speaker, sir, I thank you for question number okay 364, sir. क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए बस 364. Okay. Honorable Minister. सभापति जी एक उत्तर सभा पटल Now supplementary one. Honorable Speaker, sir, I want to thank you. I want to thank the Minister for the reply for the 364 question. And we also know Karnataka symbolizes the concept of unity in diversity. It is endowed with pristine, unparalleled scenic beauty, sir. And Karnataka has something for everyone to offer. From largest monolithic structure of Lord Gomteshwara to world famous Hampi, Belur, Alebeedu, and not to forget the intricate workmanship of Golgumbas. Sir, I have two questions. I'll just ask one supplementary question first. Even though we have a lot of iconic places and heritage sites, why is the identification is very minimal? So I want to ask the Minister who identifies the sites and what is the criteria of the selection of these places. Sir, as we all know, the tourism is also one of the departments which generate huge local skilled and unskilled employees. And why ignoring Karnataka? Why are we ignoring Karnataka when we know the potential, sir? Honorable Minister. सभापति जी, मैं माननीय सदस्य ने जो पूछा है तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि जो 19 आइकनिक साइट्स हैं उसमें हम्पी को स्थान मिला है। कर्नाटक की ऐतिहासिकता, उसके पुरातत्व के बारे में देश को गर्व है, कोई संदेह होने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जो चीज़ें हमारे मित्र के उसमें है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो स्कीम्स है प्रसाद और स्वदेश दर्शन, 16-17 में वहां पर पैसा दिया गया था, 2 वर्षों में पैसा खर्च नहीं किया और ब्याज सहित राज्य सरकार ने वापस किया है। और मैं उनकी जानकारी के लिए, ताकि वो पूरक प्रश्न पूछेंगे, तो 4 योजनाएं हैं जो पहले से भारत सरकार के पास अब इस बीच में दी है, जिनके बारे में जानकारियां राज्य सरकार ने नहीं दी है। अभी जरूर कॉन्सेप्ट नोट दिया गया है। उसमें आध्यात्मिक जो परिपथ है उसमें जैन स्पिरिचुअल मंदागिरी, खम्बाड़हल्ली और सड़वेल गोलूला, ये प्रस्ताव आया था। इको पर्यटन का है, विरासत का है, चन्नागिरी तालुक में पर्यटन सर्किट का है। ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार ने बाद में दिए थे जो अभी वापस किए गए हैं, क्योंकि स्वदेश दर्शन की समीक्षा हुई है। सभापति महोदय, ये सदन के सदस्यों को भी मैं कहना चाहता हूँ। उदाहरण मैं 2 ही दूंगा। एक कर्नाटक का है जो मैंने कह दिया, दूसरा केरल में हमने सबरीमला में 15-16 में 100 करोड़ के आसपास 99 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया था, लेकिन उनने भी पैसा वापस करने का 3 साल बाद तय किया। उसमें 3% भी खर्च नहीं हुआ। तो भारत सरकार जब पैसा देती है तो वो कनेक्टिविटी के लिए देती है। तो मुझे लगता है कि पर्यटन मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जो स्टेक होल्डर्स का है।
सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। जब ऐसी कठिनाइयां आती हैं तब उसकी समीक्षा हुई है। फिर से सरकार ने स्वदेश दर्शन का बजट दिया है और अब जो भी प्रोजेक्ट हम बुलाएंगे उनको तेजी के साथ पूरा करेंगे। लेकिन भारत सरकार की नीति बड़ी साफ है, जब आप एक प्रोजेक्ट पूरा करेंगे तो दूसरे दिन हम दूसरा प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कंप्लीशन नहीं होगा तो ये गतिरोध बना रहेगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। I want to talk about the funds now. As per the minister was talking about the funds. आप चाहें तो अपना मास्क हटा करके बैठ करके बोल सकते हैं। As per your record, sir, the latest one I want to talk about, which was the reply for unstart question on which was answered on 8/3/2021, sir. It shows, I have the record here, sir. It shows like from 2014. Karnataka has not even been funded even 1 rupee when it comes to tourism department, other than they selecting only Hampi, sir. Their other sites have not been identified at all. Except Hampi, the other sites have never been identified, even though we have so many other heritageal sites like Alebidu, Beluru, Gomteshwara, Lord Gomteshwara, which is the tallest Gomteshwara idol in the whole of country. And we also have like Gold Gumbas, so many places, sir. What I'm asking here is, sir, even in the latest reply, that what I have got an answer for, they say they have given funds for exhibition and fairs. Other than that, they have never given any kind of funds for renovation or, like promotions or branding of any tourism heritageal sites. Why is Karnataka being ignored in the quantum of funds when it compares to the other states? Because, sir, I also want to tell one last thing, tourism. When we are talking about tourism, it also, we can also improvise and promoting the tourism. Please we can ask the question. जी, सवाल पूछ लीजिए। Yeah, can also benefit rural in turn of the economy, and also helps the economy of the country. But why is Karnataka, when it comes to quantum of funds, why is it being neglected is my question, sir. माननीय मंत्री जी। सभापति जी, मैंने कहा तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 16-17 में 95.67 करोड़ रुपया दिए गए थे और अगस्त 2016 में कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम को पहली किस्त के रूप में 19.13 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी कोई प्रगति नहीं होने के बाद कर्नाटक सरकार ने ब्याज सहित पैसा वापस किया है। तो इसलिए ये मत कहिए पैसा नहीं दिया गया, पैसा दिया गया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले प्रश्न में भी कहा है, हम बाकायदा रिलिस्टिंग के काम में लगे हुए हैं। हम्पी हमारा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है और हम्पी के अलावा जो स्थान आपने बताए हैं वो एएसआई के मॉन्यूमेंट्स भी है। और अगर मुझे लगता है कि कर्नाटक के बहुत सारे माननीय सांसदों ने लगातार पत्र दिए हैं और मैंने जिन योजनाओं का नाम लिया है वो लगातार अब राज्य सरकार भेजेगी। अब पहले कैसे काम हुआ है मैं किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहता, लेकिन उस वानगी मैंने आपको बताई है। श्री उमेश यादव जी, ये प्रश्न कर्नाटक स्पेसिफिक है, दैट्स व्हाई। जी, That is Northern Karnataka is most neglected place for tourism, sir. Sir, the proposal was sent in 2016 regarding Gulbarga Heritage Development के लिए कर्नाटका से प्रपोजल आया था सर, उसका क्या एक्शन वो पता नहीं सर। और हैदराबाद का बॉर्डर जो कंचोरम प्लेस है, बहुत बड़ा येतीपुता फॉल्स है सर, उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके थ्रू हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर को वहाँ पे उनका ध्यान दिया जाए और उसमें कुछ फंड लगाकर वहाँ पे हमको डेवलपमेंट के लिए मदद करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्हें मांग की है और मैंने पहले ही कहा कि विरासत जो सर्किट है उसमें बिदर, गुलबर्गा और यादगीर पर्यटन सर्किट का विकास ये 2017 में हमारे पास आया था और ये स्कीम लगभग 88.67 करोड़ रुपए की थी। अभी हमने सारे प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे हैं। अब इस बार आवंटन के साथ समीक्षा के बाद में जब शुरू होंगे तो प्राथमिकता के साथ हम प्रस्ताव को बुलाएंगे। कंडीशंस बहुत उसमें हार्ड कंडीशंस है। बाद में बात में हार्ड कंडीशन तो शर्तें तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 365 Number 365. जी, ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, the statement is laid on the table of the House. प्रथम पूरक प्रश्न। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, CSR फंड खर्च करने के लिए कंपनियां
धर्मार्थ ट्रस्टों का उपयोग करती है और बहुत सारी कंपनियां के जो डायरेक्टर रहते हैं वही मेंबर वो खुद की ट्रस्ट बनाते हैं, खुद की फैमिली के एक ट्रस्ट बनाते हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट के माध्यम से ये CSR के फंड यूटिलाइज करते हैं और दान किया गया धन वापस कंपनी को दिया जाता है। पैसा वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इन ट्रस्टों में प्रवाहित होता है, लेकिन अंततः कंपनी को नकद या और किसी रूप से वापस कर दिया जाता है। यह CSR निधियों को समाप्त करने का सबसे आसान और पसंदीदा मार्ग है, क्योंकि इस पर सरकार द्वारा बहुत सावधानी से निगरानी नहीं की जाती है और इसमें केंद्रीयकृत चेक का अभाव ही जो ऐसे ट्रस्टों की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई भी कंपनी इस तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2014 की अनुसूची 7 में उल्लिखित परियोजनाओं पर CSR फंड खर्च करने की अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं और उन्हें किस तरह CSR फंड का समुचित उपयोग करने के लिए मजबूर किया। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, CSR के विषय को लेकर बार बार इस सदन में कई बार चर्चा होती है और जो माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न उठाया है, मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर ले जाना चाहूँगा। ये बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें कानून के अंतर्गत 135 के अंतर्गत साफ तौर पर कहा गया है कि कौन कौन इसको खर्च कर सकता है। बोर्ड की एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपनी भी हो सकती है कंपनी की, या कोई बाहर का सेक्शन 8 कंपनी हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, NGO हो, वो सब इसकी डिटेल लिस्ट सूची दे रखी है। 50% पैसा जो है वो सीधा आउटसाइड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के माध्यम से खर्च किया गया है। लगभग 6 से 8% वो है जो इन कंपनीज की ही आगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, और लगभग 38% वो है जो कंपनीज ने स्वयं अपनी एक कमेटी बनाकर खर्च किया है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो जो खर्चा 2014-15 में, क्योंकि 2013 में एक कानून बना, 2014-15 में जो कुल मिलाकर खर्च हुआ वो लगभग 16,548 से बढ़कर कंपनीज हो गई 24,932 कंपनी, यानी कि कंपनी की संख्या भी उसमें 50% की वृद्धि हुई। और जो खर्चा हुआ है माननीय सभापति जी, वो 2014-15 में 10,065 करोड़ हुआ, जो बढ़कर 18,655 करोड़ हुआ। यहाँ पर शुरू में इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था अगर आप पैसा खर्च नहीं करते थे, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं। 2019 में हमने इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस किया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज पैसा खर्च ना करें। उनकी जवाबदेही हमने और तय की है, अगर वो पैसा खर्च नहीं करती हैं तो उसके लिए भी प्रावधान बनाएंगे कि किस खाते में उनको अनस्पेंट पैसा डालना है, उसकी भी पूरी जानकारी ली जाती है और एक एक रुपए के लिए उनको अकाउंटेबल किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक केस माननीय सांसद महोदय के ध्यान में है तो मैं चाहूंगा कि उसकी जानकारी दें ताकि हम उस पर भी उचित कार्रवाई कर सकें। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जो CSR का फंड यूटिलाइजेशन कैसा होता है, 50% बाहर की संस्था से और 38% का उनकी एक कंपनी की कमिटी है उसके माध्यम से यूटिलाइज होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में रिफाइनरीज है, इंडियन ऑयल है, BPCL है, HPCL है, ONGC है, RCF का भी प्लांट है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का भी प्लांट वहाँ पे। तो ये सभी कंपनियों को जब हम CSR फंड के लिए अप्रोच होते हैं तो सभी का रिप्लाई यही आता है कि हमारा CSR फंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दिया गया है, आपको CSR फंड नहीं मिलेगा। तो अभी मंत्री जी ने रिप्लाई में बताया कि 50% संस्था को बाहर की संस्था के माध्यम से यूटिलाइज होता है और 38% उनके कंपनी की जो डायरेक्टर बॉडी है वो यूटिलाइज करने का निर्णय लेती है। लेकिन हर बार हमें रिप्लाई, इसके पहले भी 5 साल पहले ये सभी कंपनियों को हम अप्रोच हुए तो तभी उन्होंने कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वहाँ पे स्टेच्यू बनाया जा रहा है, वहाँ पे हमारा CSR फंड यूटिलाइज हुआ है। और अभी उनका रिप्लाई आता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को हमारा CSR फंड यूटिलाइज हो रहा है। कंपनी के नियम के अनुसार जहाँ पे भी प्लांट है, रिफाइनरी है, वहाँ के 2 किलोमीटर के दायरे में CSR फंड यूटिलाइज करने का नियम है और 2% जो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट में से जो 2% होता है वो CSR फंड के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊपर अन्याय है। जितने भी रिफाइनरीज कंपनी है, जितने भी प्लांट मेरे संसदीय क्षेत्र में, क्या मंत्री जी उनको निर्देश देंगे कि उनका CSR फंड मेरे संसदीय क्षेत्र को यूटिलाइज होगा? धन्यवाद। मंत्री जी। माननीय सभापति जी,
पूरे देश के सांसदों को इस बात का बार बार उठता भी है कि अधिकतर पैसा कुछ ही राज्यों में खर्च हो जाता है, और अगर कुछ पैसा, अगर मैं कहूं एक बड़ा चंक, क्योंकि ये तो कंपनीज के ऊपर निर्भर करता है, कंपनीज कहां पर है, कहां उनका कार्य क्षेत्र है, तो माननीय सांसद जी को कहना चाहूंगा कुल पैसे का सबसे ज्यादा पैसा किसी राज्य में खर्च किया गया, तो जहां से माननीय सांसद आते महाराष्ट्र से, उसमें कुल मिलाकर लगभग 12,700 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 12,700 करोड़ रुपया। और कुल कितने में से खर्च किया? कुल मिलाकर 79,292 करोड़ रुपए खर्च हुए, और इसमें से 12,700 करोड़ रुपया केवल महाराष्ट्र में हुआ। और उसके बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा कहीं पर हुआ है तो 3,926 करोड़ रुपया गुजरात में, 3,542 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश में, और 3,415 करोड़ रुपया ये हमारे तमिलनाडु में हुआ है, और उड़ीसा में 2,563 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यानी कि कहां महाराष्ट्र में पैसा खर्च हुआ, कहां बाकी राज्यों में खर्च हुआ। तो इस अब बैठिए, वो बाद में मालूम कर लेंगे, अभी बैठिए, अभी उत्तर होना जा रहे हैं, बैठ जाइए। जी जी मंत्री। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, ये जिस तरह से कहा गया उस तरह से ना देखिए, माननीय सभापति जी, बहुत सारे महाराष्ट्र के सांसद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वसूली चल रही है, लेकिन कोई कहे कि पश्चिम बंगाल में कट मनी चल रहा है और महाराष्ट्र में वसूली चल रही है। मेरे इस प्रश्न से रिलेटेड वो नहीं है। माननीय सांसद फ्री हैं, माननीय सांसद फ्री हैं कुछ भी कहने के लिए। उत्तर तक ही सीमित रहे, और कानून उस पर केवल उत्तर तक। माननीय मंत्री जी, उत्तर दे, केवल उत्तर दीजिए। बैठ जाइए माननीय सभापति जी, ये देखिए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी का उत्तर केवल रिकॉर्ड में जा रहा है। कृपया सब लोग बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। केवल उत्तर आप माननीय मंत्री जी उत्तर पूरा कीजिए। माननीय सभापति जी, मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र के सांसद ही नहीं, देश भर के माननीय सांसद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो महाराष्ट्र में आरोप लगे वो बहुत गंभीर है, और ये इनका दर्द मैं समझ सकता हूं, 0 आवर में उठाएंगे और महाराष्ट्र सरकार उस पर उचित कार्रवाई करे। सर, वो होना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा आरोप नहीं था। 100 करोड़ रुपया महीने की वसूली एक बहुत बड़े आरोप की बात थी। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन इस प्रश्न से उसका लेना देना नहीं है। और CSR की अमाउंट के लिए जहां तक बात कही गई, मैं वही कह रहा हूं, हो सकता है वसूली आपके संसदीय क्षेत्र में वो ना हो रही हो जिसकी बात कही गई, लेकिन आप CSR फंड अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 12,700 करोड़ रुपया हमने केवल और केवल महाराष्ट्र राज्य में खर्च किया है, तो मैं माननीय सांसद को कहना चाहूँ, सबसे ज्यादा पैसा किसी राज्य में खर्च हुआ तो महाराष्ट्र में माननीय सांसद जी के श्री हेमंत पाटिल जी, श्री रवनीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। पहले तो स्पीकर साहब की जल्दी से जल्दी वो ठीक हों, उनके लिए कामना करते हैं। मंत्री जी, वैसे तो सब कुछ मार्च 28 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मार्च 2020 में आपने PM केयर फंड लेके आए, उसके बाद सब में ही कट लगने लग गया। जो स्कीम CSR में चल रही थी, चाहे आप उनकी कमेटी रिपोर्ट्स देखें, हाई पावर कमेटी रिपोर्ट्स,
उसमें उन्होंने कहा है बिल्कुल भी, चाहे 2015 की बात करें चाहे 2019 की, उन्होंने कहा बिल्कुल भी कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स हैं उसमें कोई भी पैसा सीएसआर का नहीं जाएगा। लेकिन जो जो स्कीम्स बनी आप उनका सोचिए, अब बनेगा क्या? भी आपका इतना दिवालियापन फाइनेंस का है भी आप सीआरएस का पैसा जो कहीं गरीबों के लिए, वहां पे उनकी पढ़ाई के लिए, सैनिटेशन के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करना है, जो उनके प्लान बने हुए थे उनका क्या बनेगा? और आगे जो प्लान उन्होंने बनाने थे उनका क्या बनेगा? आप सबका पैसा, गरीबों का पैसा जो सीआरएस का, सबका पीएम केयर फंड में डाल लिया। यहां से पता चलता है भी सरकार के हालात क्या हैं। भी आप गरीबों का पैसा भी, आप प्राइम चीफ मिनिस्टर को तो अलाउ नहीं करते, उसमें तो सीआरएस फंड जा नहीं सकता, पीएम में क्यों केयर फंड में जाए? मंत्री जी जरूर फिर सियासी उत्तर ना देके, क्योंकि काफी सियासी उत्तर दे देते हैं, आज मैं आस रखता हूं जरूर वो इसके ऊपर एज ए मंत्री बात करेंगे। माननीय मंत्री जी। सर, न मैंने आज से पहले कभी माननीय सांसद को निराश किया है, ना है अब करने वाला हूं। और पहली बात मैं कह दूं, ये सीआरएस नहीं है, ये सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको तय कौन करता है? ये कंपनी का मुनाफा, टर्नओवर उसके ऊपर तय होता है, उसका 2% कुल खर्च करना होता है। बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है, कंपनी का बोर्ड तय करता है किन किन क्षेत्रों में पैसा को खर्च करना चाहता है। अपनी वेबसाइट पर वो सारी जानकारी डालते हैं। यहां तक कि कंपनी को ये भी अधिकार है वो किस फंड के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। और मैं एक बात तो सदन के सामने बड़ी गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतर पैसा खर्च किया जाता है। वो सबसे बड़ा क्षेत्र है शिक्षा का, जहां पर 24,231 करोड़ रुपए अब तक खर्च किया गया। स्वास्थ्य का, जहां पर 13,384 करोड़ रुपया खर्च किया गया। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहां पर 8,750 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और इसी तरह से लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, ताकि आपको रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सकें, उसके ऊपर लगभग 3,261 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और ये देश के अलग अलग भागों में खर्च किया गया। ये बात सही है कि जहां पर खनन ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा है, उन राज्यों में थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च हुआ होगा। जहां इंडस्ट्री कम है, कॉर्पोरेट हाउसेस के अपने ऑफिस कम है, वहां पर थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार खर्चा बढ़ा है। अब तक कुल मिलाकर लगभग 79,292 करोड़ रुपीस खर्च किए जा चुके हैं। और ये कितने वर्षों में? 2014 से लेकर 2020-21 तक। जहां तक माननीय सांसद ने कहा कि आप सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करें, मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट कर दूं। शेड्यूल 7 में लिखा गया है किन किन चीजों के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है। और ये जितना भी पैसा अब तक खर्च हुआ, ये गैर सरकारी क्षेत्र में ही खर्च हुआ है। और आप सब लोग इसको भली भांति जानते हैं। और इसको अगर आप ये करेंगे कि इसको घुमा फिरा कर किसी पर डालने का प्रयास करेंगे, तो माननीय सभापति, मैं इस पर एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर क्लीन गंगा प्रोग्राम है या कोविड से लड़ने के लिए राज्यों को मदद करने की बात हो, कोविड से लड़ने की बात हो, और उस कोविड की लड़ाई में देश के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान किया, ना केवल सीएसआर फंड से, बल्कि जिन लोगों की अपनी कोई जमा पूंजी भी थी। सर, कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास शायद चाय बेचकर या दिहाड़ी लगाकर 1,000, 2,000, 5,000 रुपया भी इकट्ठा हुआ। ऐसी सैकड़ों स्टोरीज देश भर में से छपी कि देश के लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन उसके लिए की कि हम कोविड के खिलाफ लड़ेंगे। माननीय सांसदों ने अपनी सैलरी भी, तनख्वाह, उसका एक बड़ा हिस्सा इसके लिए दिया ताकि हम महामारी के सामने लड़ें। और यही नहीं रुके, मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। चाहे एमपी लेड फंड हो, अपनी सैलरी की बात हो, आपकी ये कंट्रीब्यूशन व्यर्थ नहीं गई। दुनिया भर के देशों में अगर देखा जाए कि सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में है और लड़ाई लड़ने में जो सबसे सफल हुए उन देशों में किसी देश का नाम है तो हमारे भारत का है। इसके लिए आप सबको साधुवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य की सरकारों को मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें एक बात और आई कि सरकारी योजनाओं को, सर, इस बार के बजट में भी अगर आप देखेंगे, पानी किसको चाहिए? पानी हर घर को चाहिए। और हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने के लिए हमने इस साल के बजट में भी 50,110 करोड़ रुपया दिया।
हमें CSR फंड की उसमें आवश्यकता नहीं थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 94,452 करोड़ रुपए का पिछले साल का बजट था। इस साल 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने 137% की वृद्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी की। तो हम CSR फंड से केंद्र की योजनाओं को चलाने का काम नहीं करते हैं। ये केवल निराधार आरोप हैं जिनको मैं सिरे से खारिज करता हूं। और शेड्यूल 7 में कुछ अगर आइटम्स ऐसी दी गई हैं जिससे समाज की भलाई होती है और उससे अगर किसी सरकारी योजनाओं का कहीं चल के आगे कोई फायदा हो तो उसमें वो अलग बात है सर, उसको मेंशन किया गया है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि सरकार के दूसरे फंड को इससे लिया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 366 श्री खगेन मुर्मू जी। माननीय मंत्री जी। सर, द स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। ये सच है कि आरबीआई ने अभी हाल में ही एक रिपोर्ट अपनी निकाली है जिसका IWG जो एक बॉडी है उसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं उनको भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा गया है। ये किसी बम से कम नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग में अगर मंजूरी देने की जो ये प्रस्ताव है, क्या इसे सरकार मंजूर करने के विचार में है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर ये प्रतिष्ठान इनको मंजूरी मिल जाती है तो क्या ये कहीं ना कहीं समझदारी का कदम होगा कि जिनके साथ हितों का टकराव हो उनको जो है हम बैंकिंग क्षेत्र में ला करके गरीबों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट प्रतिष्ठान गरीबों का पैसा लेकर के अपने ही बिजनेसेस में अगर लगा देंगे और फिर वैसे ही हमारे देश में जो है बैंक उधारी जो है NPAs बढ़ते चले जा रहे हैं और जब प्राइवेट संस्थान आकर के वो खुद पैसा मार्केट से उठा करके और लोगों का पैसा अपने धंधे में लगा करके उसको गवा देने का काम करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। तो क्या इसको सरकार इस प्रस्ताव को मानने के विचार में है, इसको स्वीकार करने के विचार करके क्या बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट घरानों को आने की अनुमति देने के लिए सोच रही है या नहीं? माननीय मंत्री जी। वैसे तो माननीय सभापति जी, अगर माननीय सांसद महोदय प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न आपका नहीं लेकिन आपने सप्लीमेंट्री पूछा इसलिए आपको और ध्यान से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये NBFCs पर प्रश्न है। बैंक्स और NBFCs नहीं, मैं आपको आप सुनिए अब थोड़ा ध्यान से, इसलिए थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा इसमें। बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सर दोनों अलग अलग है। मैं चाहूं तो इसका उत्तर ना भी दूं क्योंकि इससे संबंधित नहीं, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि प्रश्न पूछा है तो इसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। सर, इंटरनल ग्रुप्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, सुझाव आते हैं, उस पर अंतिम निर्णय आरबीआई क्या करता है ये बहुत जल्द होगा, उस पर कुछ भी कहना। और ऐसा नहीं कि आज के समय में कोई प्राइवेट क्षेत्र में भारत में बैंक नहीं चल रहा है। अगर आप HDFC जैसे बैंक को देखेंगे, ICI को देखेंगे, एक्सिस, बाकी सबको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर का ही इन्वेस्टमेंट है सर। उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो विदेश की कंपनियों का भी है, इसलिए उस पर अभी निर्णय पहली बात तो आरबीआई ने अब तक किया कोई नहीं है। और दूसरा ये कहना बहुत जल्दबाजी अभी होगी कि अगर कोई कॉर्पोरेट आएगा, बैंक खोलेगा तो उस पैसे को अपने ही यहां पर लगा लेगा। सर, जब राष्ट्रीय बैंक आए थे उससे पहले बैंक कौन चलाता था? किन लोगों ने पूंजी लगाई थी? कौन थे वो? आजादी से पहले की भी अगर आप बात करेंगे और आजादी के बाद की बात भी करेंगे तो वही सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस रिपोर्ट की आप बात करते हैं उस पर अभी तक ना कोई निर्णय आरबीआई ने किया है, तो इसलिए आप उस पर चिंतित ना हो। और आरबीआई जो भी निर्णय करेगा वो 138 करोड़ भारतीयों को अच्छी बैंकिंग सुविधा चाहिए, ज्यादा बैंक चाहिए, अच्छी बैंकिंग की कॉम्पिटिटिव अगर होगी प्राइवेट पब्लिक सब में, तो मुझे लगता है इससे अंतिम लाभ किसको और सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? वो देश के कंज्यूमर को, उपभोक्ता को मिलता है। और मैं, आप, हम सब लोग उपभोक्ताओं के ही हित में कदम उठाने के लिए यहां पर चुनकर आते हैं। हमारी सरकार हो या आरबीआई हो, सारे कदम कंज्यूमर के हित में ही उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 से 11 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी।
मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 3 से 11 तक जो श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री संतोष महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।